गुड मॉर्निंग 7th स्टैंडर्ड स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने आपका सिविक्स का लेसन पूरा एंड किया था। ठीक है, अगर आपको पता हो तो उसके क्वेश्चन आंसर्स मैंने भेज दिए थे। आई होप कि आपने लिख लिए होंगे। अब हम हिस्ट्री का एक लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं, द दिल्ली सल्तनत, दैट इज 16th लेसन। ओके, चलो पढ़ते हैं। Delhi first became the capital of kingdom and important city under the Tomar Rajputs, who were defeated in the middle of 20th century by the Chahmans of Ajmer। इसको पढ़ने से पहले पिछला अगर आपको कुछ याद आ रहा हो, जो पिछला लेसन हमने हिस्ट्री का पढ़ा था, तो हमने देखा था कि बहुत से छोटे छोटे राजा हमने देखे थे, डेक्कन के, फिर महाराष्ट्र के और दक्षिण के, साउथ के, नॉर्थ के। ठीक है, ये हमने देखे थे। अब दिल्ली सल्तनत देखने से पहले हमको ये देखना पड़ता है कि दिल्ली इम्पोर्टेंट है क्यों? क्योंकि दिल्ली हमारे इंडिया के बीचों बीच में है। ठीक है, और तोमर राजपूत के अंडर ये दिल्ली था, ये हमने पिछले ही लेसन में पढ़ा हुआ है। और फिर अजमेर के जो राजपूत थे उन्होंने वो अपने अंडर ले लिया था। When Prithviraj Chauhan was defeated by Muhammad Ghori in year 1192, the control passed on to his Turk general Qutbuddin Aibak as Ghori returned to Ghor, leaving his Indian territories in the charge of his trusted slave। अब ये भी हमने पिछले लेसन में देख लिया था कि पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद घौरी ने 1192 में पूरी तरह से परास्त कर दिया था। ठीक है, फिर मोहम्मद घौरी यहाँ पे रहने के लिए नहीं आया था, वो अपने प्रांत वापस जा रहा था। ये भी हमने पिछले लेसन में देखा था। लेकिन यहाँ पे जो एरिया उसने जीता है उसका देखभाल कौन करेगा? तो उसका जो एक स्लेव था, स्लेव माने गुलाम, एक बहुत ही ट्रस्टेड, जिसको वो बहुत ट्रस्ट करता था, ऐसा गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसको उन्होंने यहाँ पर रखा मोहम्मद घौरी ने, और उनको ये ड्यूटी दी कि उन्होंने जो जीता हुआ प्रदेश है हमारे इंडिया का, उस पर कुतुबुद्दीन ऐबक नज़र रखेंगे और उसकी देखभाल करेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक कॉन्कर्ड द गंगा यमुना दोआब, अलीगढ़, कलिंजर, बिहार, बंगाल अलॉन्ग with his Turkish generals between 1194 to 1216। अब 1192 को ये सब कुछ होने के बाद जब मोहम्मद घौरी अपने देश वापस चला गया, उसके बाद भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये जो सारे प्रांत नीचे दिए हैं, गंगा यमुना दोआब, अलीगढ़, बिहार, बंगाल, ये सभी उसने अपने अंडर जीते हैं अपने। ठीक है, अब उनके हाथ के नीचे, कुतुबुद्दीन के हाथ के नीचे जो जनरल्स थे, अब कुतुबुद्दीन अकेला तो संभाल नहीं सकेगा, तो ऑफकोर्स कुतुबुद्दीन ऐबक मेन था। उसके हाथ के नीचे जो भी जनरल्स थे, उसके सरदार थे, उन सब ने मिलके ये सभी प्रांत जीते 1194 से लेके 1206 तक। At the beginning of the 13th century, Delhi was transferred into the capital with the foundation of Delhi Sultanate, which controlled vast area in the subcontinent। और फिर 13th सेंचुरी के आते आते दिल्ली को बहुत ज़्यादा महत्व प्राप्त हो गया, वो कैपिटल बन गई इंडिया की, और दिल्ली सल्तनत स्थापन हो गई। मतलब दिल्ली के गद्दी पर जो बैठेगा उसके हाथ पर पूरा इंडिया का सबसे बड़ा भाग होगा। सब कॉन्टिनेंट मतलब इंडिया का जितना भी प्रदेश है, ठीक है, जिसे हम उपखंड बोलते हैं, उसका सबसे ज़्यादा पार्ट जो दिल्ली पर राजगद्दी पर बैठेगा उसके अंडर में आएगा। देयर वेयर 5 डायनेस्टी दैट टुगेदर मेड द दिल्ली सल्तनत। अब दिल्ली सल्तनत किसी एक ने नहीं बनाई। सल्तनत माने सुल्तान शाही, ये आप याद रखना। आपको यहाँ पे 2 फेजेस देखने को मिल रही है। एक है जो हमने अभी देखी है पिछली, कि हमारे जो रीजनल किंगडम्स थे वो। फिर आज हम देख रहे हैं दिल्ली सल्तनत। सल्तनत मतलब सुल्तान शाही। ठीक है, आगे जब हम मुग़ल पढ़ेंगे तो आपको आएगी बादशाहियत। बादशाहियत मतलब मुगल्स खुद को बादशाह बोलते थे। सल्तनत में ये जो राजा थे इनको सुल्तान बोलते हैं। ठीक है,
चलो, तो इस तरह से दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हुई। तो दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हुई तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही राजा या एक ही घराने ने पूरे इतने साल तक राज किया, ऐसा नहीं है। 5 अलग अलग वंशों ने, ठीक है, दिल्ली पर राज किया है। ये 5 वंश जो है, ये 5 जो अलग अलग वंश है जिन्होंने राज किया है दिल्ली पर, इनको सबको पकड़ के सल्तनत बनती है। पहला है स्लेव डिनेस्टी, दूसरा है खिलजी डिनेस्टी, तीसरा है तुगलक डिनेस्टी, तीसरा चौथा है सईद डिनेस्टी और बाद में है लोधी डिनेस्टी। तो एक एक डिनेस्टी हम देखेंगे। अब पहला हमारा है द स्लेव डिनेस्टी। स्लेव मतलब गुलाम, इसको गुलाम घराना भी बोलते हैं। डिनेस्टी मतलब घराना, ठीक है, जिस जिस घराने ने जैसे जैसे राज किया वैसे वैसे हम देखने वाले हैं। तो पहला आता है गुलाम घराना, द स्लेव डिनेस्टी 1206 to 1290, ठीक है। अब ये जो है स्लेव डिनेस्टी का ये जो पार्ट आपको दिया है, इसके अंडर में बहुत से राजा स्लेव डिनेस्टी के राज करके गए हैं दिल्ली पे, ठीक है। तो हम देखेंगे द स्लेव डिनेस्टी वॉज ऑल्सो नोन एज ममुलक डिनेस्टी। मामुलक इन अरेबिक मीन्स ओन्ड। Qutbuddin Aibak, the founder of this dynasty, was originally Muhammad Ghori's slave. Some other rulers of this dynasty like Iltutmish, Balban were also slaves of the Qutbuddin Aibak. अब स्लेव डिनेस्टी मतलब इसको मामूलक डिनेस्टी भी बोलते हैं। मामूलिक का मतलब होता है ओन्ड, जो हमारी अपनी मालकियत है, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक वैसे भी मोहम्मद घोरी का स्लेव था, गुलाम था, इसलिए उसको गुलाम घराना भी बोलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद स्लेव घराने में जो इल्तुतमिश और बलबन राजा हुए हैं, वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक के स्लेव ही थे, गुलाम ही थे, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ द स्लेव डिनेस्टी आफ्टर घोरी's death. Qutbuddin Aibak began to rule as an independent ruler. He ruled over the territories conquered by the Muhammad Ghori in India. कुतुबुद्दीन ऐबक जब तक मोहम्मद घोरी ज़िंदा था उसका स्लेव था, लेकिन जैसे ही मोहम्मद घोरी डेथ हो गई, कुतुबुद्दीन ऐबक इंडिया का इंडिपेंडेंट सुल्तान बन गया। और उसके हाथ के नीचे कौन सा प्रदेश था जो मोहम्मद घोरी ने जीता था इंडिया में। ही वॉज अ काइंड हार्टेड एंड जेनरस सुल्तान। ही लुक्ड आफ्टर द वेलफेयर ऑफ हिज पीपल। ऐसा होने के बावजूद भी कुतुबुद्दीन ऐबक एक अच्छा राजा था, काइंड हार्टेड था, लोगों के लिए उसके प्रति उसके मन में करुणा थी और उसने हमेशा लोगों के अच्छाई के लिए काम किया, वेलफेयर की। ही हैड कीन इंटरेस्ट इन बिल्डिंग एंड स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार इन दिल्ली। उसको अच्छे कंस्ट्रक्शन बनाने में, मीनार्स बनाने का बहुत शौक था और इसीलिए उसने दिल्ली में कुतुब मीनार का काम स्टार्ट किया। कुतुब मीनार देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है, लेकिन कुतुबुद्दीन ने उसकी सिर्फ स्टार्टिंग की है। अलग अलग बादशाहों ने, अलग अलग सुल्तानों ने हमेशा अपने अपने डिनेस्टी में कुतुब मीनार का एक एक मंजिल चढ़ाया है। तो इसका पूरा श्रेय हम कुतुबुद्दीन ऐबक को नहीं दे सकते। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सिर्फ कुतुब मीनार का स्टार्ट करके दिया था। उसके बाद है शम्सुद्दीन इल्तुतमिश। आफ्टर द डेथ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, हिज सन इन लॉ इल्तुतमिश succeeded the throne. He faced many problems but dealt with them strongly. He crushed his rivals and defeated Qutbuddin's son to occupy the throne. He firmly suppressed the rebellion with the empire. He extended his empire up to Bengal in the east and Sindh in the west and thus strengthened his position as ruler. अब जब भी आप ये स्लेव डिनेस्टीज देखोगे ना, इसके बाद मतलब सल्तनत देखोगे ना, तो आपको एक बात पता चलेगी कि जैसे ही किसी सुल्तान की मतलब राजा, अभी हम सुल्तान बोलेंगे राजा को, राजा नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो सुल्तान की डेथ होती है, उसके जो सन होते 1 2 3 4 जितने भी हो, उनमें लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाती है। किसके लिए? गद्दी के लिए। और कोई एक सन जीतता है और वो सुल्तान बनता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद उसका बेटा शम्सुद्दीन इल्तुतमिश ये गद्दी पर बैठा। बैठने से पहले उसने बाकी के जो कुतुबुद्दीन के सन थे
बच्चे थे उनसे बहुत सारी लड़ाई की। उसके बाद उसने बहुत से लोग रिबेलियंस जो थे, मतलब जो उठाव करने वाले या दंगे करने वाले उसके राज में, उनको भी बराबर हैंडल किया और चुप करवाया। ठीक है, उसने अपना सिर्फ इतना ही नहीं किया, तो अपना जो ये था उसका जो प्रांत था उसको भी बढ़ाया, बंगाल से लेके सिंध तक। देखिए यहाँ पे आपको सल्तनत ऑफ दिल्ली इन 1236, ठीक है, मतलब इल्तुतमिश के वक्त कितना पार्ट था सल्तनत के अंदर, कुतुबुद्दीन ऐबक का इल्तुतमिश का कितना पार्ट था वो देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे बंगाल से लेके सिंध तक वो फैला हुआ है। इस तरह से उसने अपना जो राज था उसको एक अच्छी स्ट्रेंथन दी है, मतलब एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाया है। इल्तुतमिश ऑर्गेनाइज्ड अ ग्रुप ऑफ पावरफुल तुर्किश नोबल्स कॉल्ड चालीसा और तुर्कन ऑफ चाहालगनी द 40 टू ओवरकम द हिज एनिमीज। उसने एक ग्रुप बनाया था तुर्किश नोबल्स का जिसको चालीसा कहते थे। उसमें 40 ये थे, तुर्क थे, और उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बनाया गया था, बहुत ज़्यादा उन पे ध्यान दिया गया था। क्यों? क्योंकि जो इल्तुतमिश के एनिमी हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। ही ऑल्सो ऑर्गेनाइज द करेंसी ऑफ सल्तनत। ही ग्रांटेड लैंड्स कॉल्ड इक्ताज टू मेंबर्स ऑफ हिज आर्मी एंड ग्रांटेड द राइट टू कलेक्ट लैंड टैक्सेस फ्रॉम देयर रीजन। इसके अलावा इल्तुतमिश ने लैंड ग्रांट्स किए हैं, मतलब जो भी उसके आर्मी का अच्छा काम करेगा उसको थोड़ी थोड़ी लैंड दी गई है। ठीक है, 1 गांव, 2 गांव, 4 गांव, और वहाँ का जो टैक्स कलेक्शन था उसको वो भी उसी के ज़रिए किया जाने, मतलब किसी को अगर उसने 2 गांव दिए तो उस 2 गांव का जो टैक्स कलेक्शन का पैसा है वो भी उसी को जाएगा। ठीक है, नाउ नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री ऑफ हिज एम्पायर वॉज वेल प्रोटेक्टेड बाई हिम अगेंस्ट द पॉसिबल मंगोल इन्वेशन। अब जो नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री है, मतलब सिंध प्रांत जहाँ पे आज पाकिस्तान अफगानिस्तान है, उस पर उसने बहुत ध्यान दिया था इल्तुतमिश ने। क्यों? क्योंकि उसको ऐसी पॉसिबिलिटीज़ लग रही थी कि मंगोल का इन्वेशन होगा, मतलब जो मंगोल है, जो और एक बाहर के परदेसी थे, ठीक है, बाहर के देश से, वो शायद हमारे इंडिया पर, हमारे सल्तनत पर चल के आ सकते हैं युद्ध करने के लिए, लड़ाई करने के लिए। तो आएंगे तो इसी नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री से आएंगे, तो इसने इसलिए उस नॉर्थ वेस्ट बाउंड्री पर ज़्यादा ध्यान दिया था। कुतुब मीनार कंस्ट्रक्शन वॉज कम्प्लीटेड बाय हिम विच हैड बीन स्टार्टेड बाय हिज फादर इन लॉ। अब कुतुब मीनार का जो कंस्ट्रक्शन था वो उसने पूरा किया, completed by him which had been started by his father-in-law। फादर-इन-लॉ मतलब ससुर जी। कुतुब मीनार का फाउंडेशन किसने रखा था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश के ससुर भी थे। इल्तुतमिश declared his daughter रज़िया as his successor as he did not consider any of his sons capable enough to govern his सल्तनत। हम इल्तुतमिश की एक बेटी थी और बाकी के बच्चे भी थे, सन्स भी थे, लेकिन जब उसने देखा तो उसको लगा कि रज़िया है जो मेरे जाने के बाद, उसके जाने के बाद सल्तनत को अच्छे से संभाल सकती है, और इसलिए अपने सन को बाजू करके सभी उसने रज़िया को गद्दी पर बैठाने का फ़ैसला किया। जबकि उस वक्त कोई भी लड़की गद्दी पर नहीं बैठती थी, राजकारभार नहीं संभालती थी, इसीलिए हमारे इंडिया की पहली ऐसी महिला जो राजगद्दी पर बैठी है, इसलिए हम नाम देते हैं रज़िया सुल्तान का। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लेडी हु टुक पार्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। सबसे ज़्यादा पावरफुल लेडी थी, बहुत ही कम समय के लिए ये सुल्ताना बनी थी, लेकिन उस समय किसी लड़की का सुल्ताना बनना यही अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ी बात थी। ठीक है, तो उसने उसको ही अपना वारिस चुना था गद्दी के लिए। रुख उद्दीन फिरोज शाह। आफ्टर द डेथ ऑफ इल्तुतमिश हिज सन रुखुद्दीन फिरोज शाह was placed on the throne by the nobles who were unhappy that Iltutmish had declared woman as their ruler।
अब जब इल्तुतमिश ने अपनी एक इच्छा प्रकट की थी कि उसके बाद उसकी बेटी जो ये है रज़िया है उसको गद्दी पर बिठाया जाए, लेकिन एक्चुअली इल्तुतमिश मर जाने के बाद उसका जो बेटा था फ़िरोज़ शाह, उसको उसके सरदारों ने गद्दी पर बैठाया, क्योंकि ये सरदार पहले ही नहीं चाहते थे कि कोई लड़की उनके सुल्ताना बने और लड़की की बात इनको सुननी पड़े। But he was not a good ruler and spent time enjoying himself. There was confusion in Delhi and lawlessness prevailed. Razia gathered the support of the people, and after 7 months of his regime, Rukhuddin was murdered in November 1236. Razia succeeded him to the throne of Delhi. लेकिन जैसे ही रुखुद्दीन फ़िरोज़ शाह गादी पर बैठा, सबको पता चल गया कि ये एक अच्छा सुल्तान नहीं है, हम हमेशा एंजॉइंग के मूड में रहता था वो, उसका वेलफेयर की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं था। परिणाम ये हुआ कि दिल्ली में लॉलेसनेस, मतलब बिल्कुल ही रूल्स रेगुलेशन नहीं रहे। और रज़िया सुल्तान ने इधर क्या किया, जो भी सपोर्टर थे उसको कलेक्ट किया, अपनी तरफ लगाया, और 1236 को रुखउद्दीन फ़िरोज़ शाह की डेथ हो गई, मर्डर हो गया, और रज़िया सुल्तान ने गद्दी संभाली। वो दिल्ली के राजगद्दी पर बैठी है। अब इल्तुतमिश की टोम कुतुब मीनार के पास ही है, बहुत सुंदर है, संगमरमर की, देखने लायक है, जब भी जाए देखना। तो इस तरह से रज़िया सुल्तान गद्दी पर बैठी है। ठीक है। Razia was the first and the last Muslim woman who ruled to succeed the throne to Delhi. She ruled for a very short period. Her region was full of problems, but she ruled like a king as she hunted and led the army in the wars. रज़िया सुल्तान पहली ऐसी और आखिरी ऐसी महिला है, मुस्लिम महिला, जो दिल्ली के सल्तनत पर राज किया है, जिन्होंने एक छोटा सा उन्होंने कार्यकाल लिया है, 7 या 8 साल तक ही वो ज़िंदा रही, लेकिन उस पीरियड में जब वो सुल्ताना बनी बहुत से प्रॉब्लम उनको फेस करने पड़े, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत अच्छे से दिल्ली की गद्दी संभाली है, क्योंकि वो वॉर में सबसे आगे रह के अपने पूरे आर्मी को लीड करती थी। शी सक्सेसफुली इस्टेब्लिश्ड लॉ एंड ऑर्डर इन हर किंगडम, और जो किंगडम में लॉ एंड ऑर्डर की कमी हो गई थी उसको उसने संभाला है और लॉ एंड ऑर्डर को कायम किया है। शी सक्सेसफुली इस्टेब्लिश्ड लॉ एंड ऑर्डर इन हर किंगडम। शी वॉज वाइस, जस्ट एंड जनरियस रूलर। वो एक अच्छी और दयालु रूलर थी। बट द नोबेल, स्पेशली द चालीसा, कुड नॉट बियर द टेक ऑर्डर फ्रॉम द वुमन। लेकिन क्या हुआ, उनके हाथ के नीचे जो सरदार थे, खास करके इल्तुतमिश ने जो चालीसा करके 40 नोबेल्स बनाए थे, उनको ये बात बहुत खटकी कि वो एक वुमन की बात, ऑर्डर मानना उनको पड़ रहा है। शी ट्राइड टू कंट्रोल देयर पावर बट दे डिड नॉट लाइक रज़िया टेकिंग डिसीजंस विदाउट कंसल्टिंग देम। रज़िया सुल्तान ने बहुत प्रयत्न किया कि उनको संभाले, लेकिन उन लोगों ने बिल्कुल रज़िया को सपोर्ट ही नहीं किया है, कभी भी नहीं किया। वो बिल्कुल लाइक नहीं करते थे रज़िया को। दे कंस्पायर्ड अगेंस्ट हर एंड किल्ड हर इन द बैटल जस्ट आउटसाइड दिल्ली। उन्होंने अपने आप को एक संगनमत करके रज़िया सुल्तान को मार डाला है दिल्ली के बाहर। पीरियड from 1240 to 1266. The period after the death of Razia was in a uni important, as many kings sat on the throne, but all proved too weak in incapable of handling such a huge empire. रज़िया सुल्तान के जाने के बाद 1240 से लेके 1266 ये जो काल है, ये बहुत ही, जैसे बोलते हैं ना, बिल्कुल स्टेबलाइज नहीं था। बहुत से रूलर आए रज़िया सुल्तान के बाद जो गद्दी पर बैठे दिल्ली के, लेकिन उनको इतना बड़ा राज उनसे संभाले नहीं संभला है। अमॉन्ग देम नसरुद्दीन मोहम्मद, अनदर सन ऑफ इल्तुतमिश, रूल्ड द लॉन्गेस्ट फ्रॉम 1246 to 1266, बट ही वॉज पपेट ऑन द हैंड्स ऑफ पावरफुल नोबल्स। इसमें ही ऐसा हुआ कि नसीरुद्दीन मोहम्मद, जो इल्तुतमिश के और एक बेटे थे,
वो 1246 से लेकर 1266 तक गद्दी पर बैठे थे, ठीक है, सबसे लॉन्ग टर्म। लेकिन फिर भी वो एक पपेट ही थे। किन के हाथ के? ये सरदारों के हाथ के, नोबल्स के हाथ के। ठीक है, यहाँ पर हम रुक जाते हैं, बाकी का हम बाद में देखेंगे। थैंक यू।